नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज साल का आखिरी दिन है। 2024 की विदाई और 2025 के स्वागत का समय है। आज 2024 के आखिरी दिन मैंने देखा, सब आपको बता रहे हैं कि पिछला साल कैसे बीता, हमने क्या खोया क्या पाया। लेकिन मुझे लगता है जो बीत गई सो बात गई। हम क्यों ना नए साल की बात करें, नई सुबह की बात करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में क्या होने वाला है। जैसे नए साल में सबसे पहले तो महाकुंभ होगा। 144 साल के बाद यह शुभ अवसर आया है। 40 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे। आज योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रयागराज गए, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इसी तरह 2025 का पहला चुनाव दिल्ली विधानसभा का होगा। आज केजरीवाल ने हनुमान मंदिर में जाकर पुजारियों और ग्रंथियों के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की। बीजेपी ने इस मामले में केजरीवाल को घेरा। 2025 की शुरुआत की इस चुनावी लड़ाई में इस बार कांग्रेस भी शामिल है। जैसे ही दिल्ली का चुनाव पूरा होगा, बिहार का इलेक्शन सामने आ जाएगा। अब नीतीश कुमार फुल ऑन एक्शन में हैं। आज उन्होंने बीपीएससी को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन का रास्ता निकालने की कोशिश की और आज ये भी पक्का हो गया कि नए साल में नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। और बीजेपी भी मानकर चल रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। 2025 का ये चुनाव तेजस्वी यादव के लिए करो या मरो का साबित होगा। इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर एक नए खिलाड़ी हैं। पिछले 2 दिन से वो छात्र आंदोलन के फिरकी में फंसे हुए हैं। लेकिन 2025 में 2 ऐसे पुराने खिलाड़ी हैं, 2 ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजर होगी। एक नरेंद्र मोदी और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के नए साल के एजेंडा क्या है, यह जानना और समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस तरह की बहुत सारी खबरें, जैसे बांग्लादेश में चुनाव होंगे, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का इम्तिहान होगा, हमारे देश में भी कई बड़े बदलाव होंगे। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। कांग्रेस के संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे। प्रियंका गांधी पहले से ज्यादा एक्टिव दिखाई देंगी और योगी आदित्यनाथ पर भी फुल फोकस रहेगा। हालांकि योगी का अपना पूरा फोकस इस समय महाकुंभ पर है, क्योंकि महाकुंभ की सफलता से योगी को और चमकाहट मिलेगी। जो लोग महाकुंभ में आएंगे वो उत्तर प्रदेश की क्षमता और कुशलता की बात पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में बताया कि 2025 का महाकुंभ कैसे अलग होगा, विशाल होगा, कैसे विरासत और टेक्नोलॉजी का संगम किया जाएगा। मैं आपको प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की तस्वीर दिखाता हूं और शुरुआत करते हैं 2025 की सबसे पहली और सबसे शुभ खबर से। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की तस्वीरों से। आज योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे। ज्यादातर काम पूरे हो चुके हैं। अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी हैं। गंगा और यमुना का जल स्वच्छ हो गया है। संगम का पानी सिर्फ नहाने के लिए नहीं बल्कि पीने के लायक भी हो गया है। टेंट लग चुके हैं। सड़कों का जाल बिछ गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इंटरनेट की पूरी सुविधा है। सीसीटीवी से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। 5000 एकड़ में एक नया शहर बसा दिया गया है। अब सिर्फ 13 जनवरी का इंतजार है, जब पहले स्नान पर्व से पूर्ण महाकुंभ की शुरुआत होगी। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस बार का महाकुंभ आस्था और आधुनिकता का संगम होगा। योगी आदित्यनाथ आज जब प्रयागराज पहुंचे तो उनकी सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी उनके साथ थे। अधिकारियों के साथ योगी सीधे संगम के घाट पर पहुंचे। इस बार पूर्ण महाकुंभ के लिए गंगा पर पीपे के 30 ब्रिज बनाए गए हैं। 28 का काम पूरा हो गया है। श्रद्धालुओं को गंगा स्नान में दिक्कत ना हो, इसके लिए 12 नए पक्के घाट बनाए गए हैं। करीब 12.5 किलोमीटर में नदी के आसपास रिवर फ्रंट डेवलप किया गया है। 550 वर्ग किलोमीटर के एरिया में चेकर्ड प्लेटें बिछाई गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कीचड़ में नहीं चलना पड़े। योगी ने सारे कामों को देखा
इसके बाद संगम के किनारे बैठकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। सुरक्षा के लिए इस बार कुंभ में एसडीआर की बोट्स तैनात की गई हैं। योगी ने एक बोट में सवार होकर पूरे इलाके का निरीक्षण किया। सर्दी के मौसम में प्रयागराज पहुंचे प्रवासी परिंदों को दाना चुगाया। फिर योगी संगम के तट पर बड़े हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए गए। योगी ने कहा, इस बार जब दुनिया महाकुंभ का आयोजन देखेगी तो भारत की सांस्कृतिक विरासत को नमन करेगी। 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट यहां पर तैयार किया जा रहा है और लगभग वे सभी तैयार हैं। कुछ पक्के घाट बनाए जा रहे हैं। अरेल की ओर एक पक्का घाट बन रहा है। अगले 2-3 दिन के अंदर उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। चेकर्ड प्लेट यहां पर लगभग 530 किलोमीटर के दायरे में ये सब बिछाई जा चुकी हैं और इसी प्रकार से शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो सके, श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो सके, संतों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी 450 किलोमीटर की शुद्ध पेयजल की लाइन भी यहां बिछाई जा चुकी है। 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था मेला प्राधिकरण ने यहां के लिए किया है और यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और लोगों में उत्साह है। तो नए साल में दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की शुरुआत प्रयागराज में होगी। महाकुंभ के दौरान संगम के इलाके को एक अलग जिला घोषित किया जाता है। इसका अलग डीएम होता है, अलग एसपी होता है। सारे इंतजाम अलग जिले की तरह होते हैं। इस बार महाकुंभ का एरिया 5000 एकड़ में फैला है। आप एरिया शॉट्स देखेंगे तो आपको लगेगा इसे सिर्फ नाम के लिए जिला नहीं बनाया गया, बल्कि वाकई में एक नया शहर बस गया है, जिसे 25 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। कुंभ एरिया में करीब 92 नई सड़कें बनाई गई हैं। 67,000 एलईडी लाइट्स और 2000 सोलर लाइट्स से संगम नगर में जगमगा रही है। 1.5 लाख टेंट में लगाए गए हैं। इनमें स्विस कॉटेज से लेकर डोम सिटी तक सब बनकर तैयार हो चुके हैं। डोम सिटी एक तरह का फ्लोटिंग कॉटेज है। इसमें ठहरने वालों को संगम का 360 डिग्री व्यू मिलेगा। महाकुंभ में सरकार का सबसे ज्यादा फोकस स्वच्छता पर है, इसलिए संगम क्षेत्र में 1.5 लाख ग्रीन टॉयलेट लगाए जा रहे हैं। 15,000 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। 1250 किलोमीटर की पाइपलाइंस डाली गई हैं। 50,000 से ज्यादा नलों के कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे पीने के पानी की कोई कमी ना हो। अलग से महिला थाने स्थापित किए गए हैं। पूरा इलाका सीसीटीवी के जाल से कवर्ड है। जगह जगह मॉनिटरिंग रूम्स बनाए गए हैं। 100 बेड का और 2 20-20 बेड के हॉस्पिटल बनकर तैयार हैं। और बड़ी बात है कि इन हॉस्पिटल्स ने काम करना शुरू कर दिया है। आसपास के कुछ लोग इमरजेंसी में इन हॉस्पिटल्स में पहुंचे और पता लगा कि इस हॉस्पिटल में 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक लड़का और दूसरी लड़की। लड़के का नाम कुंभ रखा गया और लड़की का नाम गंगा। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा 13 जनवरी को महाकुंभ में पहला स्नान होगा, लेकिन पहला शाही स्नान 14 जनवरी को होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहां पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें शाही स्नान कहते थे। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर उस दिन आएंगे और उस स्नान में, यहाँ पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी है। फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे
स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं 2025 के सबसे बड़े, सबसे शुभ, सबसे पवित्र आयोजन के बारे में। यह आस्था का महाकुंभ है। इस बार 50,000 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री के लोग तैनात किए जाएंगे। 218 आईपीएस अफसरों की तैनाती होगी। आसमान से ड्रोन के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। महाकुंभ में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इनकी खासियत यह होती है कि ये ड्रोन पानी में 100 मीटर तक अंदर जाकर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। 4 सेंट्रल कमांड और कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जहां करीब 350 एक्सपर्ट लगातार भीड़-भाड़ वाले एरिया की मॉनिटरिंग करेंगे। कुंभ में पहली बार फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा साइबर ठगों से बचाने के लिए साइबर हेल्प डेस्क भी बनाए जा रहे हैं, जहां 56 साइबर एक्सपर्ट तैनात रहेंगे। फायर सेफ्टी के लिए करीब 131 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस बार जब आप महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचेंगे तो प्रयागराज का नजारा पूरी तरह बदला हुआ दिखाई देगा। संगम नगरी में साधु संतों का पहुंचना शुरू हो गया है। अखाड़ों के पंडाल लग चुके हैं। धर्म ध्वजा की स्थापना हो गई है। महाकुंभ के इंतजाम देखकर साधु संत भी गदगद हैं। साकार में दिख रहा है, ऐसा नहीं, कहना नहीं है। योगी जी को तो करना, उन्होंने कार्य करके दिखाया। ये समझो, एक तो कहने वाली बात होती है, कभी कह दी कागजों में ही सब काम हो रहे हैं, और एक प्रैक्टिकल में सब कुछ सामने हो रहा है। हम अपने घर वाले सब भूल गए। ऐसा उन्होंने कहने का मतलब ऐसा हमको लग रहा हो कि बिल्कुल हमें अपने आश्रम सब याद ही नहीं आ रहे, कि बिल्कुल एकदम से ऐसा भव्य दिव्य कुंभ, ये समझो ऐसा पहली बार होया हमारे सामने। तो परमात्मा की कृपा से जो है इबकी बार जो 12 राशियों का जो संयोग दिया है, इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। इसलिए जो है दिव्य कुंभ, महाकुंभ और भव्य कुंभ जो है, इसलिए बहुत। मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में जो कार्यक्रम सनातन धर्म के लिए या हमारे राष्ट्र हित के, देश हित के लिए जो कार्य हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य हो रहे हैं। पहले से बहुत अच्छा हो रहा है, जो ऐसा कभी नहीं हुआ, दूसरी बार हो रहा है। इस बार बहुत अच्छी सुविधा हो रही है, लाइटें, पानी सुविधा, सब कोई चीज़ की कमी नहीं, अच्छा हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। वैसे तो कुंभ हर 12 साल के बाद होता है, लेकिन इस बार प्रयागराज का महाकुंभ विशेष है। जब 12 साल के बाद 12 महाकुंभ का चरण पूरा होता है तो 144 साल के बाद पूर्ण महाकुंभ का योग बनता है। इसलिए प्रयागराज में होने वाले इस कुंभ को पूर्ण महाकुंभ का दर्जा दिया गया है। ज्योतिषाचार्यों ने इस महाकुंभ को विशेष माना है और योगी आदित्यनाथ की सरकार भी इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ के आयोजन में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कुंभ की विरासत को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ने की सलाह दी है। आध्यात्म को नई पीढ़ी से जोड़ने का निर्देश दिया है। भारत की आस्था और भक्ति का संदेश कुंभ के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंचाने को कहा है। ये संयोग, ये प्रयोग अद्भुत होगा। वैसे 2025 में आस्था और धर्म का प्रभाव राजनीति में भी दिखाई देगा। नए साल का पहला असेंबली इलेक्शन दिल्ली में होगा और दिल्ली की राजनीति में धर्म का असर दिखाई देने लगा। आज ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता मंदिर मंदिर घूमते हुए दिखाई दिए। केजरीवाल ने आईएसबीटी में मरघट वाले मंदिर जाकर पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सैलरी की स्कीम को लॉन्च किया। केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर दिल्ली में उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो उनकी सरकार बनेगी तो पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल ने आज मंगलवार के दिन कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इस योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचते इससे पहले ही दिल्ली के अलग अलग मंदिरों के पुजारी वहां पहुंच गए और केजरीवाल का विरोध शुरू कर दिया। पुजारियों ने केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन
अब तक उन्हें पुजारियों की याद नहीं आई। अब केजरीवाल फिर चुनावी स्टंट कर रहे हैं, इसलिए वो उनका विरोध करने पहुंचे हैं। पिछले 7 साल से जब इमामों को तनख्वाह दे रहे थे तब पंडित याद नहीं आए कि केजरीवाल जी ने एक भाषण दिया था, बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो मंदिर में पुजारी बनाना पड़ेगा, घंटा हिलाना पड़ेगा। आज केजरीवाल को पंडित याद आ रहे हैं। हमने पिछले 3 साल से उनके घर पे जाकर प्रदर्शन किया, कोरोना काल में मिलने गए, मिलने तक समय नहीं दिया। आज केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं तो उनको पुजारी याद आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। क्यों? 18,000 रूपए क्या बुरा है? इसकी बात की कोई पहलू नहीं है। ये एक पैसा आज तक ना किसी को दिया है ना देगा। इसकी पंजाब में सरकार है, पंजाब में सरकार ने कहा था महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे, एक पैसा नहीं दिया। जो करवाए उनको तो मिल ही नहीं रहा है, तो मुझे कहां से देगा? जो खुद भारत सरकार से मांग रहा है पैसे, वो मुझे कहां से देगा? मेरा एक ही सवाल है, 1 महीना चुनाव रह गया तो तनख्वाह की बात कर रहे हैं। 10 साल से इनकी सरकार है, मुसलमानों को दे रहे हैं तनख्वाह, मौलवियों को, वो इनके पुरोहित है, हम नहीं है इनके, हमें नहीं दिया इन्होंने। आप सोच सकते हैं कि 2025 का पहला चुनाव कैसा होगा। पुजारियों के विरोध की खबर केजरीवाल तक पहुंची तो उन्होंने प्लान चेंज कर लिया। वो हनुमान मंदिर के बजाय आईएसबीटी पर मरघट वाले बाबा के मंदिर पहुंच गए और वहीं से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू किया। हालांकि केजरीवाल ने दावा किया कि आज मरघट वाले बाबा के मंदिर के पुजारी का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने अपनी स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन वहां से शुरू किया। लेकिन इसके साथ ही केजरीवाल ने हनुमान मंदिर में हुए विरोध प्रदर्शन को बीजेपी की साजिश बताया। उन्होंने कहा बीजेपी कितनी भी कोशिश करे लेकिन उनके कामों को नहीं रोक पाएगी। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा के हनुमान मंदिर में सैलरी स्कीम के लिए पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करवाया। मुख्यमंत्री आतिशी करोल बाग के गुरुद्वारे पहुंचे और वहां ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन किया। आतिशी ने कहा इस योजना से पुजारियों और ग्रंथियों की जिंदगी बदलेगी, ये उनकी भलाई के लिए है, बीजेपी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने इस योजना की घोषणा करी है, तब से बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी को हम सबको गालियां निकाल रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि पुजारियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मेरा भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पुजारियों की, ग्रंथियों की हमारी जिंदगी में एक बहुत सम्मान योग्य स्थान है और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे। नए साल के पहले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के नेता भी कमर कसकर मैदान में उतरे हुए हैं। बीजेपी केजरीवाल की स्कीम्स को जनता के साथ ठगी बता रही है। बीजेपी का इल्जाम है कि केजरीवाल ने 10 साल में झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने का नारा देकर सरकार में आई थी, लेकिन केजरीवाल के राज में करप्शन के अलावा कुछ नहीं हुआ। इसलिए बीजेपी अब दिल्ली में घर घर केजरीवाल की करप्शन की सच्चाई को पहुंचाएगी। बीजेपी के नेताओं ने आज दिल्ली की झुग्गी बस्ती, गैस गोदाम, टोडरपुर, राजेंद्र नगर इलाकों में गोल्डन टॉयलेट सीट के साथ प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेताओं का इल्जाम है कि केजरीवाल ने अपने शीश महल में जनता के पैसे से 12 गोल्डन टॉयलेट लगवाए। इनकी कीमत 1,44,00,000 रुपए थी। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए अपने कार्यालय में एक पूरी वॉल तैयार की है। इसमें दिल्ली के पॉल्यूशन, मंत्रियों के जेल जाने और यमुना नदी की तस्वीरें लगाकर दिल्ली सरकार को घेरा गया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, क्योंकि दिल्ली के लोग केजरीवाल के करप्शन को जान गए हैं, इसलिए अब केजरीवाल तुष्टीकरण का नया मॉडल लेकर आए हैं। बांसुरी स्वराज ने कहा, केजरीवाल को जिन वर्गों की याद 10 साल में नहीं आई, अब उन वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की।
एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद्स अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। अरविंद्स अपीजमेंट गिने चुने समुदायों के लिए ही उन्हीं का सम्मान करती है और बाकी समुदाय का क्या अपमान करती है। वो जो मौलवी आपके द्वार बैठे हैं 17 महीने से, जो वेट कर रहे हैं, जिनको आपने ऑनरेरियम नहीं दिया है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? अरविंद अपीजमेंट का गुरु मंत्र बता देती हूं आपको। विद्यालय का करा था वादा, मदरालय का जाल बिछाया, चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। नए साल के नए चुनाव में इस बार एक नया प्लेयर जोश से दिखाई दे रहा है, वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस के निशाने पर अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल की नई स्कीम्स के ऐलान पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल के पुराने वादों की याद दिलाई। केजरीवाल जी योजनाओं पे योजनाएं तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं उनकी पहले से लागू हैं उनके साथ कितना जस्टिफाई वो कर पा रहे हैं। क्या हुआ कि जो बुजुर्ग पेंशन के लिए हाहाकार मचा रहे हैं, दर भटक रहे हैं, उनका क्या हुआ? जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे। क्या हुआ जो पानी की आपने बातें की थी कि पानी देंगे साफ, वो नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा था कि यमुना साफ कर देंगे, वो तो नहीं हुआ। तो आप ये योजना पे योजना तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन लोगों को अब आपकी बात समझ आ चुकी है। वो अब आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। वो केजरीवाल जी चाहे कहें कुछ भी, लेकिन वो पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के आरोपों का जवाब संजय सिंह ने दिया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल की योजनाओं का विरोध करने के बजाय इन्हें उन राज्यों में तुरंत लागू करें जहां उनकी सरकारें हैं। संजय सिंह ने कहा बीजेपी का विरोध बताता है कि वो पुजारियों और ग्रंथियों का भला नहीं चाहती। पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनको दिन रात झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है। अरे केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। आप काम के नाम पे कंपटीशन कीजिए ना हमसे। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते हो। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो देश भर के पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके बीच में एक अच्छा संदेश इस बात से गया है। नए साल के चुनावों की शुरुआत जिस दिल्ली विधानसभा के चुनाव से होगी, उसका नजारा मैंने आपको दिखाया, एक झलक आपने देखी। केजरीवाल पिछले कई महीनों से सब कुछ छोड़कर सिर्फ इलेक्शन के काम में लगे हुए हैं। अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं, कैंपेन शुरू कर दिया है, लेकिन केजरीवाल के सामने 2 बड़े चैलेंज हैं। पहला तो लोग उनसे 10 साल के काम का हिसाब मांग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वादे हैं जो केजरीवाल पूरे नहीं कर पाए, जैसे दिल्ली का पॉल्यूशन, यमुना की सफाई और सड़कें। दूसरा, पहली बार केजरीवाल को करप्शन के आरोपों पर सफाई देनी पड़ रही है। दिल्ली का एक्साइज स्कैम और शीश महल, ये 2 बड़े इशू बने हुए हैं। इसका काउंटर केजरीवाल मुफ्त का माल देने वाली नई नई योजनाओं का ऐलान करके दे रहे हैं। बीजेपी सुपर एक्टिव है, लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में उसके पास कोई ऐसा फेस नहीं है जिसे सीएम के लिए प्रोजेक्ट किया जा सके। बीजेपी के पास केजरीवाल के मुकाबला करने के लिए कोई लीडर नहीं है। वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर डिपेंडेंट है। दिल्ली का चुनाव कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करेगा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ज्यादातर वोट केजरीवाल की तरफ चले गए थे। बीजेपी ने अपना वोट शेयर रिटेन किया था, तो भी बुरी तरह हार हुई। अगर इस बार कांग्रेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है तो फायदा बीजेपी को हो सकता है। इसीलिए केजरीवाल कांग्रेस से अच्छे खासे नाराज हैं। 2025 में दिल्ली के बाद चुनाव होंगे बिहार में, और बिहार में भी बीजेपी की प्रॉब्लम वही है। यहां भी बीजेपी के पास ऐसा कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है जिसे
मुख्यमंत्री पद का दावेदार डिक्लेयर किया जा सके। इसलिए इस बार भी बिहार में बीजेपी को नीतीश कुमार पर डिपेंड करना पड़ेगा। विपक्ष के नेता इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेताओं का सारा फोकस नीतीश कुमार पर है। वो नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री साबित करने में लगे हैं और आज इसके लिए बहाना बनाया गया कि बीपीएससी के एग्जाम में पटना के विरोधी दलों के नेताओं ने बीपीएससी की परीक्षा को इशू बनाया, इसे रद्द करने की मांग की, राजभवन तक मार्च निकाला। नोट करने वाली बात यह है कि विपक्ष के इस मार्च में आरजेडी के नेता शामिल नहीं हुए। कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई माले के विधायक राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन की तरफ बढ़े। पुलिस ने उन्हें रोका तो पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। विरोधी दलों के नेता सड़क पर ही बैठ गए, राज्यपाल से मिलने की जिद करने लगे। उन्हें बताया कि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पटना पहुंच गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, इसलिए गवर्नर से औपचारिक मुलाकात संभव नहीं हो सकती। इसके बाद कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेताओं ने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल के सचिव को ज्ञापन सौंपकर लौट गए। विरोधी दलों के विधायकों ने कहा, सरकार जानबूझकर छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। जब गड़बड़ी के कारण एक सेंटर का एग्जाम रद्द किया गया है तो पूरी परीक्षा दोबारा करानी पड़ेगी। हालांकि जब विधायकों से पूछा गया कि आपके साथ आरजेडी के नेता क्यों नहीं आए, सबने एक ही बात कही, आरजेडी क्यों नहीं आई ये तो आरजेडी के नेता ही बताएंगे। अरे लाठी गोली की सरकार नहीं सहेंगे, राजभवन जाना चाहते हैं ताकि इंसाफ दे सके। बिहार सरकार को और बिहार और प्रशासन को इंसाफ देना होगा। लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी। जिसको नामजद आपने जेल में डाला उसको निकालना होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार एक साथ एग्जामिनेशन नहीं ले पाती है, उसका मैनेजमेंट फेल है। आरजेडी आपके साथ नहीं आई, क्या वजह? जो आएगा वो साथ है, जो नहीं आएगा तो हम उसके सवाल उनसे पूछिए। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो नारे सुन रहे हैं, जो बयान सुन रहे हैं, वो आपको इस बात का अंदाजा देंगे कि 2025 में विधानसभा चुनाव में किस तरह का नजारा होगा। हालांकि ये बीपीएससी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी सरकार ने क्लियर कर दिया कि बीपीएससी का पूरा एग्जाम रद्द नहीं होगा। सिर्फ एक सेंटर में गड़बड़ हुई है, इसलिए एक सेंटर की परीक्षा दोबारा होगी। आज बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा कि बीपीएससी ऑटोनमस बॉडी है, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। एग्जाम दोबारा कराना है या नहीं, छात्रों की भलाई किस में है, यह फैसला बीपीएससी ही करेगा, सरकार नहीं। बीपीएससी एक ऑटोनमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है पूरी तरह। सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है, वो निर्णय ले। छात्रों के हित को, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र। विपक्षी पार्टी राजनीति हो रही है सर। बेसिकली दूसरी सरकारें सरकार ही चलाती थी, हमारा ऑटोनमस बॉडी है, वो तय करेगा कि वहां छात्रों का हित क्या है। इसके बाद बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने साफ साफ कहा कि पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में छात्रों को भड़का रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। विजय चौधरी ने कहा, जो लोग इसे चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं वो समझ लें कि नीतीश कुमार 2025 का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास करेंगे। पेपर लीक होने से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट मुख्य सचिव को नहीं दिया गया है। 2 डेलीगेशन मिला। हमेशा छात्रों के हित में जो भी उदारता पूर्वक उस पर विचार हो सकता है वो किया जाएगा। ये लोग कुछ जो निहित स्वार्थी लोग हैं, जो पेपर लीक का हवा खड़ा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि बेनकाब करके समाज के सामने लाइए, जिससे भविष्य में हमारे छात्र उनसे भी सतर्क रहें। ये आपको नहीं पता है कि छात्रों को हम लोगों को अस्मारित करने से पहले हम लोग पिछले 4.5 साल से जान रहे हैं कि 25 में हमारा इम्तिहान है और हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर लिए हैं और उसमें न हम लोग पेपर लीक होने देंगे। सारे हमारी तैयारी
उस चुनाव में प्रदर्शित करेंगे और उसमें रिकॉर्ड मतों से विजय हो। अब जेडीयू के नेताओं की बातों से यह तो क्लियर है कि सरकार बीपीएससी का इम्तिहान पूरी तरह रद्द नहीं करना चाहती। उसकी नजर तो 2025 में होने वाले नए साल में होने वाले विधानसभा के इम्तिहान पर है। लेकिन जो विरोधी दल हैं वो इस इम्तिहान के लिए तैयार नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं, मतभेद क्यों है, उसकी वजह भी समझ लीजिए। असल में अब तक तेजस्वी यादव खुलकर प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों का समर्थन कर रहे थे, धरने पर बैठे छात्रों से मिल चुके थे। इसी दौरान सीपीआई माले ने छात्रों के सपोर्ट में राजभवन मार्च की रणनीति बनाई। कांग्रेस और दूसरे वामपंथी दलों को साथ लिया, लेकिन तेजस्वी से बात नहीं की। मार्च शुरू होने से पहले आरजेडी को बुलावा भेजा गया। ये बात तेजस्वी को बुरी लगी, क्योंकि वो मानते हैं कि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए विपक्ष की अगुवाई आरजेडी को करनी है। उनकी पार्टी दूसरी पार्टियों के पीछे नहीं चल सकती। इसके बाद तेजस्वी ने अपनी पार्टी के नेताओं को आज के प्रोटेस्ट मार्च से दूर रहने की हिदायत दे दी। तेजस्वी यादव ने 2025 के चुनाव को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने क्लियर कर दिया, अब नीतीश कुमार के साथ जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तेजस्वी ने कहा, नीतीश अगर चाहें भी तो भी उनके दरवाजे नए साल में उनके लिए बंद हैं। अब नीतीश के साथ आरजेडी का कोई समझौता नहीं होगा। एक बार चर्चा फिर से तेज हो गई है राजनीतिक गलियारों की। आपके जो पलटू चाचा है फिर से पलटी मारेंगे, उनके लिए दरवाजा खुला है। कौन नई चर्चा शुरू करता है? हमने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल पैदा नहीं होता है। आरजेडी की तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है। कौन? आरजेडी का ऑफिशियल बयान कहा है? कोई बोले उससे क्या, ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। तेजस्वी को जवाब दिया विजय चौधरी ने। विजय चौधरी ने कहा कि तेजस्वी से दरवाजा खोलने के लिए कहा किसने? वैसे भी बिहार की जनता तेजस्वी के दरवाजे पर बाहर से ताला लगाने वाली है। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, एनडीए में ही रहेंगे और 2025 में बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरवाजा बंद है। उनके एक वरिष्ठ विधायक कह रहे हैं कि हम हाथ पसारे बैठे हैं, आ जाइए। इन दोनों वक्तव्यों को मिला के देखिए तो आप सोच लीजिए परेशानी कहाँ। हम लोगों का स्टैंड तो शुरू से एक ही है, जो मुख्यमंत्री जी बार बार बताते रहते हैं कि हम लोग एनडीए में हैं और ख़ास तौर से 2025 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एनडीए के रूप में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। असल में बिहार का चुनाव काफी हद तक जातियों पर निर्भर करता है, इसीलिए नीतीश कुमार इतना बड़ा फैक्टर है। आज भी पिछड़े और अति पिछड़े समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो नीतीश कुमार के साथ है, इसलिए जिस भी गठबंधन के साथ नीतीश होते हैं उसे एडवांटेज मिलता है। लालू यादव दिल से नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते, दोनों की कभी आपस में बनी नहीं, लेकिन लालू यादव को भी मजबूरी में नीतीश का साथ लेना पड़ा था, क्योंकि लालू की तमन्ना थी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। पिछले साल लालू ने पूरी कोशिश की थी कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का लीडर बनाकर दिल्ली भेज दिया जाए और तेजस्वी किसी तरह से मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी पलटी मारी कि लालू देखते रह गए, दंग रह गए। अब नीतीश कुमार तो अपनी बाजी खेल चुके हैं। 2025 में नए साल में लालू यादव एक बार फिर कोशिश करेंगे कि तेजस्वी को किसी तरह मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इस बार यह काम बिना नीतीश की मदद के करना होगा, जो और भी मुश्किल है। तेजस्वी मेहनती हैं, भाषण अच्छा देते हैं, उनकी सभाओं में भीड़ भी आती है, पर अपने दम पर वो महागठबंधन को चुनाव नहीं जिता पाते।
लोकसभा के चुनाव में उन्होंने पूरी जान लगाई लेकिन हार गए। इसीलिए इस बार तेजस्वी यादव के लिए 2025 का आने वाला साल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का साल होगा। इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली और बिहार के अलावा 2025 की शुरुआत में यूपी की एक असेंबली सीट पर बाय इलेक्शन होना है, एक असेंबली सीट, लेकिन इस पर सबकी निगाहें होंगी। बीजेपी लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या की सीट हार गई थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक अवधेश प्रसाद सिंह लोकसभा का चुनाव जीतकर पार्लियामेंट के मेंबर बन गए। इसलिए मिल्कीपुर असेंबली सीट खाली है, यहां चुनाव होना है और इस सीट पर बाय इलेक्शन से पहले आज अयोध्या से एक अच्छी खबर आई। आज राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा 2025 में अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। अभी राम मंदिर में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना है। 2025 के जून महीने तक मंदिर का प्रथम और दूसरा तल भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद सितंबर के महीने तक मंदिर के शिखर और परकोटा का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। राम मंदिर में कुल 3 फ्लोर होंगे। ग्राउंड फ्लोर में गर्भगृह बना है जहां रामलला बाल रूप में विराजमान है। फर्स्ट फ्लोर का काम भी करीब पूरा हो चुका है, दरवाजे लगाए जा रहे हैं। गर्भगृह के ठीक ऊपर पहली मंजिल पर राम दरबार होगा जहां भगवान राम के साथ साथ मां सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी की भी मूर्तियां होंगी। राम दरबार के लिए जयपुर में मूर्तियों को तराशने का काम चल रहा है। जून तक ये मूर्तियां राम दरबार में लग जाएंगी। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में 7 मंदिर बनेंगे जिनमें महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज और कश्यप जैसे 7 ऋषि मुनियों की मूर्तियां लगेंगी। परकोटे का काम तेजी से चल रहा है। परकोटे में पूरी राम कथा दिखाई देगी। यहां पत्थर के 85 म्यूरल्स लगाए जाएंगे। 60 म्यूरल्स पर ड्राइंग हो चुकी है। 22 म्यूरल्स मंदिर परिसर में पहुंच भी चुके हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि सारा काम तय डेडलाइन के हिसाब से चल रहा है और वक्त पर पूरा हो जाएगा। एक तरीके से हम दृढ़ निश्चय है कि हम सभी निर्माण कार्य 2025 में कर लेंगे। अनुमान है, आश्वासन भी है कि जून 2025 तक परकोटा को छोड़कर और जो एक नया निर्माण, एक नया कार्यक्रम लिया गया शू रैक का, जहाँ की जूते चप्पल जमा होंगे, इन 2 को जो कि संभवतः सितंबर 2025 तक जाएगा। बाकी सभी निर्माण कार्य जून 2025 तक पूर्ण होने हम आश्वस्त हैं। तो ये शुभ समाचार है कि नए साल में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। हर लिहाज से राम मंदिर का बनना ऐतिहासिक है। इससे हिंदू समाज में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। लोगों को लगता है अगर इच्छा शक्ति हो तो आस्था की जीत हो सकती है। राम मंदिर का निर्माण जितने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के हुआ, उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री की मेटिकुलस प्लानिंग और कॉशियस अप्रोच के कारण यह संभव हो पाया। इसमें आरएसएस की भी एक बड़ी भूमिका रही। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए आजकल इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर मंदिर के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, हर ईदगाह के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसे गलत बताया। मोहन भागवत का मत है कि राम मंदिर की बात अलग थी। ये बात हर मंदिर मस्जिद पर लागू नहीं होनी चाहिए। जगह जगह विवाद होंगे तो देश की छवि धूमिल होगी। सनातन को लेकर आरएसएस का ये विचार 2025 में नए साल में और बड़े स्केल पर दिखाई और सुनाई देगा, क्योंकि 2025 आरएसएस के लिए बहुत खास है। 2025 में अगले साल संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। आरएसएस 2025 में पूरे देश में इस 100 वर्ष पूरे होने पर अभियान चलाएगा और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को शाखाओं से जोड़ने का प्रयास करेगा। बीजेपी के लिए भी 2025 संगठन में बदलाव का साल है
और इसकी शुरुआत बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ होगी। इसमें भी आरएसएस की बड़ी भूमिका रहेगी। हालांकि 2025 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा इससे अलग और इससे बड़ा है। नरेंद्र मोदी 2025 को भारत का वर्ष, ईयर ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं। ये तो अभी शुरुआत है। भविष्य का भारत ऐसे इनोवेशन की तरफ बढ़ने वाला है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। भविष्य का भारत दुनिया के विकास का हब होगा, दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा। फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। आप देखेंगे जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स भारत में होंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हो, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स हो, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स हो, इनका बहुत बड़ा हब भारत बनेगा। नए साल का पहला महीना 2025 का जनवरी इस बार अनेक राष्ट्रीय उत्सवों का महीना होने वाला है। इसी साल 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। दुनिया भर से लोग आएंगे। इसके बाद प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, करीब 1.5 महीना। 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस देखकर ही वापस लौटिए। नरेंद्र मोदी ने 2025 का एजेंडा बता दिया। असल में आने वाला साल नरेंद्र मोदी का साल होगा। लोकसभा चुनाव में मोदी को जो सेटबैक मिला था उसे हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत ने आत्मविश्वास में बदल दिया है। आज पूरी दुनिया में दूसरा ऐसा कोई लीडर नहीं है जो इतने बड़े लोकतंत्र में तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बना हो। ज्यादातर देशों में जहां जहां चुनाव हुए सत्ता परिवर्तन हुआ। इसलिए दुनिया के लीडर नरेंद्र मोदी की तरफ रिस्पेक्ट और पॉपुलर पावर की नजर से देखते हैं। मोदी भी अब बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। चीन से संबंध सुधारने की कोशिश हो रही है। हो सकता है 2025 में नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मिलने चाइना जाएं। आने वाले साल में पुतिन भारत आएंगे। मोदी ने बुरे वक्त में पुतिन का साथ दिया था और दोनों नेताओं के बीच एक मजबूत रिलेशनशिप कायम हुई है। नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म कराने में भारत की बड़ी भूमिका हो। अगर यह हो पाया तो 2025 में नरेंद्र मोदी की यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज की बात में हम बात कर रहे हैं नए साल की। आने वाले नए साल में 2025 में क्या होगा, इसकी चर्चा कर रहे हैं। दुनिया के साथ भारत के रिश्तों के लिहाज से नया साल बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। कनाडा में चुनाव होने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो का शासन खत्म हो सकता है, इसके पूरे पूरे आसार हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका में सत्ता का फॉर्मल परिवर्तन होगा। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप ने अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया है। वो यूक्रेन में युद्ध रुकवाने पर जोर देंगे। अमेरिका की इकोनॉमी के दरवाजे बाकी दुनिया के लिए बंद करेंगे।
दूसरे देशों पर अमेरिका से ऑयल और गैस खरीदने का प्रेशर बनाएंगे, चीन पर टैरिफ यानी व्यापार कर बढ़ा देंगे और अमेरिका में सरकार के कामकाज को दुरुस्त करेंगे। ट्रंप की वापसी का असर अमेरिका और भारत के रिश्तों पर भी होगा। हालांकि डिप्लोमेट्स को भरोसा है कि ट्रंप के शासन में अमेरिका और भारत के संबंध और मजबूत होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप की एक पर्सनल केमिस्ट्री है जो काफी अच्छी है और इसका फायदा दोनों मुल्कों को मिलेगा। दोनों नेताओं की चीन और पाकिस्तान को लेकर एक जैसी राय है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों चाहते हैं यूक्रेन में जंग जल्दी से जल्दी रुक जाए। हालांकि ट्रंप का सबसे बड़ा एजेंडा है अमेरिका में गैर कानूनी अप्रवासियों की घुसपैठ रोकने का। ट्रंप ने ऐलान किया कि शपथ लेने के साथ ही वो अमेरिका से हजारों अवैध घुसपैठियों को निकालकर बाहर कर देंगे। इन सबको उनके देश वापस भेजा जाएगा। पहले लग रहा था इससे अमेरिका में काम कर रहे लाखों भारतीय नागरिकों पर भी बुरा असर होगा, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर अपना रुख थोड़ा बदला है। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका में टैलेंटेड लोगों को मौका देने के लिए अपना स्टैंड बदल रहे हैं और चाहते हैं कि काबिल लोग अमेरिका में रहकर अमेरिका की तरक्की के लिए काम करें। इसका इंडियन ओरिजिन के लोगों को काफी फायदा होगा। Let me just tell you that it's so sad when we lose people from Harvard, अमेरिका के हाथ से हार्वर्ड और MIT जैसे बड़े संस्थानों के काबिल लोग निकल जाते हैं। दूसरे देशों से अमेरिका आकर दूसरे बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाई करने वाले प्रोफेशनल्स भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं, जबकि एक जमाने में उनका दबदबा था। तो मैं ये करना चाहता हूँ, जो कि मैं करूंगा भी, कि जैसे ही आप अमेरिका के किसी संस्थान से ग्रेजुएट होते हैं तो आपको यहाँ रहने का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, ताकि आप इस देश में काम कर सके। इसमें जूनियर कॉलेज भी शामिल होंगे। कोई भी किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट होता है या डॉक्टरेट हासिल करता है तो आपको यहाँ रहने का मौका मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो बोल्ड डिसीजन लेने में घबराते नहीं, डरते नहीं। अगर वो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर अपनी भी नहीं सुनते। कड़वी बात कहने में और कड़वे फैसले लेने में वो किसी की परवाह नहीं करते। आज के हालात में अमेरिका को ऐसे ही लीडर की जरूरत है। अगर ट्रंप ने जो जो कहा है वो कर पाए तो 2025 में अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की तस्वीर बदलेगी। आज की बात पे आज हम बात कर रहे हैं 2025 की, नए साल की। नए साल की शुरुआत के साथ नियम और कानूनों में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे। कल से आप अपने फीचर फोन से यूपीआई के थ्रू डबल पेमेंट कर सकेंगे। अब तक फीचर फोन से यूपीआई के जरिए 5,000 रुपए की पेमेंट हो सकती थी। 1 जनवरी से फीचर फोन से आप 10,000 रुपए तक का भुगतान यूपीआई के थ्रू कर पाएंगे। पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर है। कल से पेंशनर्स अपने बैंक के अलावा किसी भी बैंक से अपनी पेंशन विड्रॉ कर सकेंगे। इसके लिए किसी नए वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। 1 जनवरी से किसानों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। अब तक किसानों को बिना गारंटी के 1,60,000 तक का लोन मिलता था। 1 जनवरी से नए साल में टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस और डेटा के लिए अलग अलग पैक देने होंगे। अब तक जो कस्टमर डेटा इस्तेमाल नहीं करते थे उनको भी वॉइस और SMS के लिए डेटा पैक का रिचार्ज लेना पड़ता था। TRI के मुताबिक अब टेलीकॉम कंपनियां उन ग्राहकों को डेटा पैक लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगी जो डेटा पैक यूज नहीं करते। 1 जनवरी से व्हाट्सएप एंड्रॉयड 4.4 यानी किटकैट वर्जन पर काम नहीं करेगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन यूजर्स को व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए नया फोन खरीदना पड़ेगा। 2025 में 5वीं से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म हो जाएगी। अब तक 5वीं से 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स फेल होते थे तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने यह पॉलिसी खत्म कर दी है। कोचिंग में एडमिशन की नई गाइडलाइंस भी कल नए साल के पहले दिन से लागू हो जाएंगी। इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में एडमिशन नहीं दिया जा सकेगा। अब तक कोचिंग के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं थी, तो कम उम्र के बच्चे भी कोचिंग में पढ़ने के लिए एलिजिबल थे। अब मैंने आपको बताया कि 2025 में क्या क्या होने वाला है, ताकि आप तैयार रहें। नए साल में एक और बड़ा चैलेंज हम सबके सामने है।
डिजिटल मीडिया के जरिए क्राइम का, लूट का, अफवाहें फैलाने का, गुमराह करने का, डीप फेक से लोगों को धोखा देने का। आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर सेलिब्रिटीज के जो वीडियोस देखते हैं वो सारे सही नहीं होते, सच्चे नहीं होते। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देकर बता सकता हूं, मैं कोई दवाई नहीं बेचता, मैं किसी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करता, पर मेरे फेस पर, मेरे वीडियो पर AI जनरेटेड ऑडियो लगाकर धोखा दिया जाता है। कोर्ट ने इसके खिलाफ ऑर्डर पास किया है, पर हम एक वीडियो हटवाते हैं तो दूसरा आ जाता है। इसलिए आप सावधान रहें। और दूसरी बात यह कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। लोग नकली पुलिस बनकर डराते हैं, आपसे बैंक में पैसा ट्रांसफर करवाते हैं, आपको लूटते हैं। इससे भी सावधान रहें। नए साल में हम और कोशिश करेंगे आपको डिजिटल क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए नए मिसयूज के तरीकों के बारे में बताते रहें। आप अपनी सेहत, अपने समय और अपने संबंधों का ख्याल रखें। मेरे आपसे अगली मुलाकात नए साल की नई शाम को होगी। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।